नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेबर कोस्ट, उसकी कंप्यूटेशन और कैसे हम कंट्रोल करते हैं। लेबर कोस्ट इज़ ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी लेबर कोस्ट है वो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है, उसका एक पार्ट है। Therefore, efficient and effective utilization of labor is an important need of the modern business world. इसलिए उनका efficiently, effectively प्रयोग करना लेबर का बहुत ही महत्वपूर्ण है बिजनेस के लिए। अगर आज के सिनेरियो में मॉडर्न वर्ल्ड में बिजनेस को जीवित रहना है तो लेबर को प्रॉपरली यूटिलाइज करना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द लेबर इज नोन एज द लेबर कोस्ट। लेबर कोस्ट कंट्रोल एम्स एट द कंट्रोल ऑफ द लेबर कोस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। लेबर के ऊपर जो कुल खर्चा किया जाता है उसको हम लेबर कोस्ट बोलते हैं। लेबर कोस्ट को कंट्रोल करना का हमारा मेन उद्देश्य होता है कि पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की प्रति इकाई लेबर की लागत कम से कम आए। लेबर हमारी दो तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो जनरली डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज है गुड्स और सर्विसेज की। इन अदर वर्ड, लेबर स्पेंट इन अल्टरिंग द कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन को अल्टर करने में, उसके कंपोजिशन को चेंज करने में, उसकी कंडीशन को चेंज करने में, एक प्रोडक्ट की कंडीशन को चेंज करने में लगी हुई है, वो डायरेक्ट लेबर है। जैसे एक कारपेंटर फर्नीचर बना रहा है लकड़ी से, एक वर्कर मशीन पर काम कर रहा है, एक बुनकर सूत की या कपड़े की बुनाई कर रहा है, एक शू मेकर शू बना रहा है, जूते बना रहा है। ऑपरेटर डायरेक्टली एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब आर द डायरेक्ट लेबर्स। दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर, अप्रत्यक्ष श्रम। इनडायरेक्ट लेबर इज दैट लेबर विच इज नॉट डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन, जो डायरेक्टली उत्पादन के काम में नहीं लगी हुई है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगी हुई है, बट वो उत्पादन का इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प करती है प्रोडक्शन में। जैसे स्वीपर है, फोरमैन है, वॉचमैन है, टाइम कीपर है, क्लीनर है, रिपेयर है, एट्सेट्रा। वेजेस जो गार्डनर को पे की जाती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो हमारी फैक्ट्री के इन्वायरमेंट को ग्रीन और क्लीन बनाने में हेल्प करता है, ताकि जो वर्कर काम कर रहे हैं वो इस इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकें और बेटर काम कर सकें, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। फिर आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ लेबर कोस्ट। कौन कौन से एलिमेंट वेजेस में होते हैं? दो तरह के हैं। पहला है मोनेटरी पेमेंट्स, जो कैश में उनको बेनिफिट मिलते हैं वो। उसमें बेसिक वेजेस क्या है? डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, कन्वींस अलाउंस, बोनस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज़ का स्टेट इंश्योरेंस, ग्रेजुइटी, पेंशन, ओवर टाइम, हॉलीडे की जो पे मिलती है, लीव पे, एट्सेट्रा। ये उसको मॉनेटरी बेनिफिट दिए जाते हैं, उसके लेबर कोस्ट का पार्ट है। सेकंड है हमारा, इसी में नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट में आता है हाउस की फैसिलिटी उसको उपलब्ध करवाई जाती है। कन्विंस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, घर से फैक्ट्री तक लेके आना वो फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसके बच्चों की एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, रिक्रिएशनल कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इस तरह की जो फैसिलिटी है वो नॉन मॉनेटरी या फ्रिंज बेनिफिट में उसके अंतर्गत आती है। लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर डिनोट्स द परसेंटेज चेंज इन द लेबर फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की लेबर फोर्स में
कितने % चेंज आता है उससे हमें लेबर टर्नओवर का पता लगता है। रेशियो ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज द लेबर टर्नओवर रेशियो। कितने वर्कर्स को हमने रिप्लेस किया, कितने नए आए, कितने हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्कर थे, उसकी रेशियो हमारी लेबर टर्नओवर रेशियो कहलाती है। हाई परसेंटेज है लेबर टर्नओवर रेशियो की कि लेबर हमारी स्टेबल नहीं है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हाई टर्नओवर लेबर की कॉस्टली अफेयर है और इसको हमें बिजनेस में अवॉइड करना चाहिए। अगर हमारी कॉस्ट को हमने कम रखना है तो लेबर टर्नओवर को हमें कम रखना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। क्या कारण रहते हैं लेबर टर्नओवर के? पर्सनल कोज हैं, अनअवॉइडेबल कोज हैं और अवॉइडेबल कोज हैं। पर्सनल कोज में क्या आता है? कुछ ऐसे कारण हैं जो वो अपने व्यक्तिगत कारण से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है। उसमें डेथ है, इलनेस है, इल हेल्थ है, जॉब को वो डिसलाइक करता है, अगर वुमेन वर्कर है उसकी शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, ओल्ड एज के कारण वो रिटायर हो जाता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी घरेलू प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है जिस कारण से वो काम को छोड़कर चला जाता है। तो ये कुछ पर्सनल कारण है। फिर है अनअवॉइडेबल कोज। ये कोज है वर्कर में बी डिस्चार्ज ड्यू टू द इनसबॉर्डिनेशन और इनकम्पिटेंसी। उसकी जो काम करने की क्षमता है वो प्रॉपर नहीं है, वो पूरी नहीं है, वो उस काम को एंजॉय नहीं कर रहा, वो उस काम को करने में सक्षम नहीं है। वर्कर में भी डिस्चार्ज ड्यू टू द लैक ऑफ अटेंशन ऑन द ड्यूटी, वो ड्यूटी पे अपना पूरा ध्यान नहीं दे रहा। वर्कर में भी डिस्चार्ज ड्यू टू द इमोरल कैरेक्टर, उसका जो मोरालिटी है वो नैतिकता नहीं है, वो उसका जो फीचर है, जो उसकी प्रकृति है वो इमोरल है। डिस्चार्ज ड्यू टू द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो जाता है उसके कारण वो काम करने लायक नहीं रहता है या किसी अन्य कारण से। उसके बाद है अवॉइडेबल कॉज, जॉब सिक्योरिटी की लैक है इसलिए वो छोड़ के चला जाता है। प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस कारण से भी जॉब को छोड़ के चला जाता है। अकोमोडेशन या मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो इस कारण से भी वो जॉब को छोड़ के चला जाता है। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। किस प्रकार से हम लेबर टर्नओवर को मेजर कर सकते हैं? पहला है हमारा सेपरेशन मेथड। तो इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट ड्यूरिंग ए पीरियड, कितने एम्प्लॉयज़ हमारा काम छोड़कर गए, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड कितने एवरेज एम्प्लॉयज़ थे उससे डिवाइड करेंगे, उन दोनों की रेशियो निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट ऑफ सरप्लस लेबर। सरप्लस लेबर के कारण इस मेथड को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग ए पीरियड, एक पीरियड के दौरान कितने वर्कर्स को रिप्लेस किया गया, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर उस पीरियड के दौरान कितने थे, इनटू 100। दिस मेथड को जब सरप्लस लेबर है तब वहाँ पे यूज किया जाता है। तीसरा है फ्लक्स मेथड। नंबर ऑफ सेपरेशन, कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए, नंबर ऑफ एडिशन, कितने हमने अतिरिक्त लगाए, दोनों को जोड़कर उसकी रेशियो निकालेंगे। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग अ पीरियड, पीरियड के दौरान कितने एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे उससे इनटू 100। तो इस प्रकार से फ्लक्स विधि से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। द ICM में लंदन रिकमेंड द रिप्लेसमेंट मेथड, उसने रिप्लेसमेंट मेथड को रिकमेंड किया है। मोरेवर रिप्लेसमेंट मेथड कैन बी टेकन टू बी द मोस्ट रिलायबल, सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड माना जाता है। करेक्ट लेबर टर्नओवर रेशियो फैक्ट्री की वो दिखाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। हमारे को क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है लेबर टर्नओवर की? 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट है लेबर टर्नओवर की, प्रिवेंटिव कॉस्ट है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। प्रिवेंटिव कॉस्ट, these are the costs which are incurred to provide such facility to the worker to keep them satisfied so that they may not leave the organization। प्रिवेंटिव कॉस्ट वो हो गई जिससे
को हमें इनकर करना पड़ता है कि एक वर्कर हमारे काम पर बना रहे, वो काम से सेटिस्फाई रहे, काम को छोड़कर ना जाए। इसमें वेलफेयर सर्विस प्रोवाइडिंग की कॉस्ट है, मेडिकल हाउसिंग फैसिलिटी है वर्कर को, उसकी कॉस्ट है, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने की कॉस्ट है, सेफ्टी मेजरमेंट की कॉस्ट है, विविध स्कीमें हैं, बेनिफिट है, जैसे पेंशन है, ग्रेजुएटी है, बोनस है, प्रोविडेंट फंड है। इस प्रकार की जो स्कीमें हैं उन के माध्यम से हम लेबर टर्नओवर को कम कर सकते हैं। दीज आर द प्रिवेंटिव कॉस्ट, कि वो काम को छोड़कर ना जाए। दूसरा है हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दीज आर द कॉस्ट विच आर इनकर टू रिक्रूट द न्यू वर्कर। न्यू वर्कर को हम रिक्रूट करेंगे, उसकी लागत। ये रिप्लेसमेंट के साथ जुड़ी हुई है वर्कर के, उसकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग की प्रोसेस की है वो कॉस्ट। न्यू वर्कर अगर इनएफिशिएंट सेलेक्ट हो जाता है वो कॉस्ट। फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स अगर इनसे एफिशिएंट है तो वो हो सकता है फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रहे, वो कॉस्ट। टूल्स, मशीन उसने ब्रेक कर दिए। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू द लॉस ऑफ प्रोडक्शन, इस जब तक हम उसको रिप्लेस करेंगे तब तक हो सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस हमारी इफेक्ट हो, तो उसमें हमारे काम में बाधा आएगी, उससे जो लॉस होता है। एक्सेसिव स्पॉइलेज होने के कारण हमें जो कॉस्ट होती है वो हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है हमारा आइडियल टाइम। आइडियल टाइम हमारा वो समय होता है फॉर विच एम्प्लॉयर पे बट फ्रॉम विच ही ऑब्टेन नो प्रोडक्शन। ऐसा समय जिसमें प्रोडक्शन तो नहीं हुई लेकिन उसके लिए एम्प्लॉयर ने पे किया है। जैसे कई बार क्या होता है, ब्रेक डाउन हो गया या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई या किसी अन्य अनअवॉइडेबल कारण से काम नहीं हो पाता, लेकिन एम्प्लॉई वर्कर काम कर रहा है, वर्कर तो काम पे आया है, ड्यूटी पे आया है, तो हमें उसको पे करना पड़ेगा। तो ऐसा टाइम पीरियड हमारा आइडियल टाइम कहलाता है। इन अनदर वर्ड, द आइडियल टाइम इज दैट टाइम व्हेन द वर्कर डज नो वर्क एंड रिमेन आइडियल। उसके पास काम नहीं है या किसी कारण से वो काम नहीं कर रहा, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की किसी फॉल्ट के कारण वर्कर काम नहीं कर पा रहा, उसको वो तो अवेलेबल है बट काम उसके पास अवेलेबल नहीं है, वो खाली रहता है, तो उस काम को हम आइडियल टाइम बोलते हैं। क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, बैड मैनेजमेंट, ट्रेड डिप्रेशन है, सीवियर कंपटीशन है, मशीन ब्रेकडाउन है, पावर फेलियर है, टाइम लॉस्ट बिटवीन गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क, टाइम लॉस्ट बिटवीन वन जॉब एंड अनदर जॉब। एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज दिया, वो गेट से जब तक वर्क के प्लेस तक आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस कारण से भी आइडल टाइम रहता है। रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं उपलब्ध है तो काम रुक जाएगा। आइडल टाइम इज ऑफ टू टाइप, दो तरह का होता है, नॉर्मल आइडल टाइम और अबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडियल टाइम हमारा वो होता है विच इज इंसिडेंटल टू द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में इंसिडेंटल है वो होगा, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इट रिप्रेजेंट द टाइम द वेस्टेज ऑफ विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। गेट से वो वर्क प्लेस पर आ रहा है, उस टाइम को हम अवॉइड नहीं कर सकते। एक जॉब से दूसरी जॉब पर उसको भेजा जा रहा है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। मशीन की सेटिंग में जो टाइम लॉस्ट होता है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। टाइम टेकन फॉर द पर्सनल नीड एंड टी ब्रेक्स, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन टू वर्क, कि उसको जब तक निर्देश मिले काम करने के, टूल्स मिले, रॉ मटेरियल मिले, तो इस दौरान जो टाइम उसका वेस्ट जाता है प्रोडक्शन का, वो नॉर्मल आइडियल टाइम है। अब नॉर्मल आइडियल टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, विच कैन बी अवॉइडेड इफ प्रॉपर प्रिकॉशन आर टेकन, अगर हम प्रॉपर सावधानी बरतें तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। अब नॉर्मल आइडियल टाइम है। स्ट्राइक, लॉकआउट के कारण, पावर फेलियर के कारण, फ्लड, फायर, स्टॉर्म के कारण, ड्यू टू द मशीन ब्रेकडाउन है, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है, इस कारण से जो टाइम प्रोडक्शन का लॉस होता है वो अब नॉर्मल आइडियल टाइम है। ओवर टाइम,
द टाइम वर्कड ओवर एंड अबोव द नॉर्मल आवर्स, जब उसको जो सामान्य काम के घंटे मिले हैं उससे ज़्यादा काम वर्कर से लिया जाता है तो वो ओवर टाइम कहलाता है। इन इंडिया द फैक्ट्री एक्ट प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस एट द डबल द यूजुअल रेट ऑफ वेजेस। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट में जो वर्कर को नॉर्मल वेजेस मिलती हैं, ओवर टाइम की वेजेस वो उससे डबल रेट से दी जाती हैं। इन इंडिया फैक्ट्रीज एक्ट प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस एट द डबल एंड द यूजुअल रेट ऑफ वेजेस, उससे डबल रेट से मिलती हैं। इफ ए वर्कर बियॉन्ड 9 आवर्स अ डे और 48 आवर्स इन ए वीक, डेली वो 9 घंटे से ज़्यादा या सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसको हम ओवर टाइम मानते हैं। उसको उस अतिरिक्त समय के लिए जो उसका नॉर्मल रेट है उससे डबल रेट से वेजेस दी जाती है। सपोज एक वर्कर ने 63 आवर वीक में काम किया, उसको 480 रुपीज़ मिलना है 48 आवर्स के लिए, तो वो उसको मिलेगा। प्लस उसने 50 आवर्स एक्सेस काम किया तो उस 15 आवर के लिए उसको 150 मिलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल रेट क्या है 480 मिलते हैं उसको 48 आवर के लिए 10 रुपीज़ पर आवर है, तो 15 आवर के लिए 150 मिलना चाहिए। बट उसकी ओवर टाइम की पेमेंट होगी 300। 15 आवर्स का उसको 150 एक्स्ट्रा मिलेगा, डबल रेट से मिलेगा, 20 के रेट से मिलेगा, तो 300 एक्सेस हो जाएंगे और उसको इस 63 आवर्स वीक में काम करने के 780 रुपये, 480 उसकी नॉर्मल वेजेस और 300 उसके ओवर टाइम के मिलेंगे। फिर आता है एक अच्छे वेजेस सिस्टम की क्या अच्छी फीचर्स हैं। एक तो ये सिंपल हो, जो हमारा मेथड है वेजेस का वो सिंपल हो, वर्कर के द्वारा आसानी से समझा जा सके ऐसा होना चाहिए। इंसेंटिव ओरिएंटेड हो, वेजेस सिस्टम शुड बी सच दैट द वर्कर रिमेन सेटिस्फाइड, वर्कर सेटिस्फाइड रहे, फील इनकरेज और उसको मोटिवेशन मिले, इनकरेज प्रयास करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ऐसा होना चाहिए। फ्लेक्सिबल हो, नेसेसरी अगर उसमें कोई चेंज करना पड़ जाए तो हम आसानी से कर पाएँ, ऐसा होना चाहिए। मिनिमम वेज गारंटी, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें वर्कर को कम से कम एक मिनिमम अमाउंट की गारंटी अवश्य मिलती हो। अडहिरेंस टू लॉ एंड एग्रीमेंट, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो लोकल लॉ को वायलेट ना करे, नेशनल ट्रेड यूनियंस जो एक्ट्स हैं हमारे उनको ना करे और जो ट्रेड यूनियंस एग्रीमेंट है उसको वायलेट ना करे, उसको वो उल्लंघन ना करे, ऐसा होना चाहिए। रिलेटेड टू एफिशिएंसी, the system should be such that the efficient worker are paid more as compared to the inefficient worker, efficient worker को ज़्यादा रेट से और inefficient worker को कम रेट से मिले, ताकि efficient worker ज़्यादा काम करने के लिए उत्साहित हो, प्रोत्साहित हो, मोटिवेट हो, ऐसा होना चाहिए। क्वालिटी आउटपुट, the system must encourage the worker to improve the quality of product and services, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करे, उसको इनकरेज करे वर्कर को। मिनिमम एब्सेंटिज्म, मिनिमम एब्सेंटी हो, वो कम से कम छुट्टियां मारे और कम से कम लेबर टर्नओवर हो, ऐसा वेजेस सिस्टम हमारा होना चाहिए। इक्वालिटी, इन दिस सिस्टम सेम वेजेस शुड बी गिवन फॉर द सेम वर्क, जो काम किया जा रहा है एक जैसे काम के लिए सभी वर्कर को एक जैसे रेट से हमें एक जैसी वेजेस मिले, ऐसा हमारा सिस्टम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हेराल्ड जे वेल्डन, स्ट्राइक्स एंड एजुकेशन हैव अराइजन वेयर वेज सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर वेजेस सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, वर्कर के द्वारा आसानी से नहीं समझा जाता, तो वहाँ पर ज़्यादा स्ट्राइक होती है और उनके द्वारा अपोज किया जाता है, एजिटेशन होता है। हैंस इन प्रमोटिंग ए स्पेशल मेथड ऑफ पेमेंट, जब आप किसी स्पेशल मेथड के पेमेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो वर्कर के द्वारा आसानी से समझा जा सके, बट उन्हें रीजनेबल भी लगे, ऐसा होना चाहिए।
थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।